गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं नेताजी का चश्मा कहानी का रचना और व्यक्ति का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? कहा है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो बच्चों, इस पर ध्यान दो, सोचिए। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर क्यों रुकते थे और नेताजी की चश्मा को क्यों निहारते थे? जब ये बात आपको समझ में आएगी तो उनकी विशेषता आपको पता चलेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से इसलिए प्रेम था क्योंकि वे देशभक्त थे। उन्हें सुभाष की मूर्ति से गहरी रुचि थी। मूर्ति में चश्मे का ना होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानना, इन बातों से पता चलता है कि वे देशभक्त थे। उनके हृदय में देशभक्त की गहरी भावना थी, इसलिए वे वहाँ रुकते थे। तो उनके इस वाक्य से यह पता चलता है कि उनके अंदर देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो खा है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो बच्चों, इस पे ध्यान दो। पहले तो ही पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता था, कहता था पागल है, लंगड़ा है, मरियल है। लेकिन मरने के बाद उसकी भावना बदल गई। तो बच्चों, इस वाक्य से यह पता चलता है कि पान वाला संवेदनशील व्यक्ति था। उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस था। यद्यपि उसके जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे लंगड़ा और पागल भी कहा, परंतु मरने के बाद उसे उसकी कीमत का पता चला। उसे लगा कि कस्बे में उस जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं है। अतः वह कैप्टन की याद करके उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसुओं को पोंछने लगा। गा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब इस वाक्य के द्वारा कैप्टन की क्या विशेषताएं प्रकट होती हैं बच्चों? तो कैप्टन देशभक्त नागरिक था। उसे यह सहन नहीं था कि उसके नेताजी बिना चश्मे के रहें, इसलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। आप अपनी कल्पना कीजिए कि जब तक देखे नहीं थे कैप्टन को, तब तक उनके मानस पटल अर्थात हृदय में उसके प्रति क्या क्या चित्र उभर रहे थे। तो बच्चों, जब तक हालदार साहब ने अपनी आंखों से चश्मे वाले कैप्टन को देखा नहीं था, कहानी में यह बताया गया, तब तक उसके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और थी। उन्होंने सोचा था कि कैप्टन शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत होगा, वह जरूर सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा, या ऐसा होगा कि हो सकता है वह कोई फौजी ही हो और रिटायर हो गया हो। वह रौबदार, अनुशासित और दबंग मनुष्य होगा। उसकी वाणी में भारीपन होगा। इस तरह से उसके अंदर हर कैप्टन के गुण भरे होंगे। इस तरह से हालदार सोचते थे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कस्बों, शहरों, महानगरों की चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप भी जिस चौराहे पर जाते होंगे, किसी न किसी व्यक्ति का मूर्ति लगा हुआ देखते होंगे। तो क्या है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? खा है, आप अपने इलाके की चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहोगे और क्यों? गा है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करने का प्रयास करें। 9वां क्वेश्चन है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो आप उल्लेख कीजिए, आप देश प्रेम से संबंधित कौन से कार्य करते हैं या करेंगे,
इस पर आप अमल भी आप बताइए भी, और अमल करना मतलब व्यवहार में भी लाइए, नहीं केवल कह दिए और उस पर आप उसको आप अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो बच्चों देखो, उधर है, ग्राहक है, किधर है, ये सब क्या है, ये सब जो है स्थानीय शब्द हैं। कुछ क्षेत्र में ही बोले जाते हैं जहाँ दूसरे क्षेत्र में उस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों आपको करना क्या है, इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। इन पंक्तियों को आप मानक हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप जो है सबसे पहले क्या है, कोई ग्राहक आया, तो कोई ग्राहक मतलब मानो कोई ग्राहक आया, ग्राहक माने ग्राहक, मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौड़े चौखट मतलब उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला किधर से लाएगा, उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसको क्या है, मूर्ति वाला उस चश्मे को दे दिया, उधर दूसरा बैठा दे, उधर दूसरा बैठा दिया मतलब कि मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाई खूब, क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इस भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से कुछ शब्द उधार लेते हैं। आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं केवल हिंदी भाषा ही प्रयोग किया गया है, तो सभी भाषाओं का मेल मिलता है। तो कई बार दूसरी भाषा के शब्द ऐसे अर्थ और प्रभाव वाले होते हैं कि अपनी भाषा में नहीं होते। जैसे उपर्युक्त वाक्य में दो शब्द खूब तथा आइडिया आया, खूब तथा आइडिया आया। खूब उर्दू शब्द है, आइडिया अंग्रेजी शब्द है। खूब में गहरी प्रशंसा का भाव है, यह भाव हिंदी के सुंदर या अद्भुत में नहीं है। अगर उस स्थान पर अद्भुत या सुंदर लिख दिया जाए तो वह शब्द जो है उस भाव को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार आइडिया में जो भाव है वह हिंदी के शब्द विचार युक्त या सूझ में नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं, परंतु यदि उनका प्रयोग अनावश्यक हो, दिखावे भर के लिए हो या जानबूझकर हो, तो वे शब्द दखल डालते हैं, वे शब्द भाषा के प्रभाव को कम करने लगते हैं। इस तरह से यदि हमें अन्य भाषा के शब्दों का ज्ञान हो, तो यदि उस भाषा में उस भाव को प्रकट करने की क्षमता अधिक हो, तो हमें उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कोई परहेज नहीं करना चाहिए।